जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा कर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। डियर, जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं और चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। प्यारे विद्यार्थी, आज की क्लासेस में हम आपसे जो आपका टेस्ट क्रमांक फर्स्ट है, जिसका कोड है 6310, बुकलिश सीरीज सी, हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट जो है ये 3 है, क्योंकि ये पहला टेस्ट है तो हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और सभी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूर दराज तक देखिए। स्टूडेंट्स, अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो पर टेस्ट आपके लिए 50 रुपीज में कर दिया गया है, जिसमें न केवल आपके साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा बल्कि आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से की पॉइंट को याद करना है, कौन सी ट्रिक इसमें यूज करनी है, वगैरह वगैरह सभी आपसे 360 डिग्री डायमेंशन डिस्कस किया जाएगा प्यारे। तो यदि आप इस टेस्ट को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप वहां पर बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और जो भी आपका क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स इस मेंटरशिप को ज्वाइन करेगा, 50 रुपए का टेस्ट पर टेस्ट खरीदेगा, तो डियर उस स्टूडेंट्स को पहले ही क्लास के पहले टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। वो विद्यार्थी टेस्ट को लगाएंगे, फिर उसके बाद में यदि उनका कोई भी डाउट होगा उसको क्लियर किया जाएगा, एज ए जूम के माध्यम से, एज ए मैसेज के माध्यम से, एज ए कॉल के माध्यम से। तो आप मुझसे 1 to 1 क्या कर सकते हैं, 1 to 1 कनेक्ट भी हो जाएंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए आज की क्लास को आरंभ करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलो। आइए तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये टेस्ट हम जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये बाइलिंगुअल है प्यारे, ये पॉलिटी का टेस्ट है और इसका जो है ये पार्ट नंबर 3 और अंतिम है। ठीक है, क्लास के पश्चात आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज का जो पहला क्वेश्चन है डियर, क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में आपसे 50 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे, ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर था आपका 50। आयोग के आपने इसका करेक्ट आंसर आवश्यक रूप से दिया था। क्वेश्चन 50 क्या था, निम्नलिखित में से किस बाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका मूलभूत संरचना का हिस्सा है। मतलब कि उद्देशिका क्या है आपका, किसका, प्रेम्बल का एक बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में इसको जाना जाता है। ऐसे कई बात हुए थे, उसमें से एक बात था SR बोमई बनाम। ये जो मामला था प्यारे, ये आपका मामला हुआ था, खासतौर पर आप देखोगे SR बोमई बनाम जो 1994 का ये मामला था। इस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इसके पहले जो मामला हुआ था वो था आपका 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मामला। तो उसके पश्चात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्लैरिफाई किया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का एक अभिन्न अंग है और ये मूलभूत एक हिस्सा भी जाना जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन और ये इसके स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्ष व्यवस्था के लाभों को माने जा सकते हैं। अब देखो, संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्ष व्यवस्था के लाभ कौन कौन से माने जाते हैं। तो इसमें अगर लाभों की बात की जाए डियर, तो इसमें कई ऐसे लाभ आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे पहला, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व होता है इसमें। देखिए ऑफकोर्स यहाँ पर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व आपको मिलेगा जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है। इसमें एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है, मतलब कि स्थिर सरकार के रूप में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव में कमी रहती है, नहीं इसमें कमी नहीं रहती है, बल्कि इसमें क्या होती है, वृद्धि आपको ठीक ठीक देखने के लिए मिलती है। क्योंकि ये तीसरा स्टेटमेंट आपका संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बता रहा है, ना कि अध्यक्ष शासन व्यवस्था के बारे में। चौथा है जनता की राय के प्रति अनुक्रियशीलता। देखो अनुक्रियशीलता नहीं रहती है, जबकि ये गलत है। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा आपका गलत है डियर, इसमें पहला दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। आयोग के आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने डियर, जैसे कि आप पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपने स्वयं पढ़ा है कि संविधान के पाठ क्रमांक 18 में आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है, इमरजेंसी प्रोविजन। आपातकाल को लेकर के अगर हम देखें तो तीन प्रकार का आपातकाल होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन या फिर संवैधानिक आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल। संविधान के आर्टिकल्स भी आपने पढ़े होंगे। आर्टिकल 352 का आप देखोगे, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 की बात कर लें तो ये राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल की बात करता है। वहीं आर्टिकल 360 की बात कर ले तो वित्त आपातकाल की बात करता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपसे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछा गया है। ये भारतीय संविधान में कहां से लिया गया, इसको जो अडॉप्ट किया गया है, तो वो जर्मनी के संविधान से। इसको वाइमर का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, वाइमर संविधान भी कहा जाता है। अब पहला स्टेटमेंट को जरा पढ़िएगा और इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर देने का डियर प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। देखो, जब हटाने की मंजूरी आवश्यक होती भी है और नहीं भी होती है, ध्यान रखना प्यारे, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द को यूज किया गया है, आवश्यक। ठीक है, ये शब्दों का खेल होता है यूपीएससी में, ऐसे क्वेश्चनों में, एज ए टेस्ट सीरीज में, तो ये गलत है। आप देखोगे राष्ट्रपति स्वयं आकर के अपने भाषण से राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। देखिए डियर, होता क्या है, इसकी अवधि जो है वो अनिश्चित काल है। क्या है? अनिश्चित काल तक इसको चलाया जा सकता है। हुआ क्या था, पहले क्या होता था, जैसे राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है डियर, उस स्थिति में यह देखने के लिए मिलता है कि दोनों सदनों से 6 महीने पर यह जारी किया जाता है और हर 6 महीने के बाद इसको मंजूरी देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हुआ क्या था, पहले ये जो मंजूरी देनी होती थी उसमें क्या था, 2 महीने का टाइम था, लेकिन अब इसको घटा करके जो आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको 1 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। ठीक है, क्या है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आपको कमेंट्स में बताना है कौन सा आर्टिकल है डियर जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल है जिनको राष्ट्रीय आपातकाल के समय समाप्त नहीं किया जा सकता है या फिर स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था आपका 53। अब देखो यहां पर क्या है, आपको सरकारी पोर्टल देके रखे और उसके उद्देश्य भी यहां पर देके रखे। जैसे अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पहला, अन्न चक्र की बात कर ले। अन्न चक्र जो होता है, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पीडीएस प्रणाली, जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूल हेतु एक उपकरण के रूप में जाना जाता है, इसको अन्न चक्र कहते हैं। स्कैन की बात कर लें तो राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत राज्यों के लिए सब्सिडी के दावे की प्रक्रिया को सरल बनाता है, तो ये भी बात आपकी सही है। अमृत ज्ञान की बात कर लें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अब आपको इसमें बताना है कौन कौन से सही है। देखिए, ये जो आपका तीसरा है जो अमृत ज्ञान है, अमृत ज्ञान जो कोश है, ये आपका गलत है। क्यों गलत है इसको जरा समझिएगा। क्योंकि इसके तहत हुआ क्या है, ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मिशन कर्मयोगी के तहत ऐतिहासिक पहल है। कौन सी पहल है? मिशन कर्मयोगी, आपने पढ़ा होगा, मिशन कर्मयोगी, आपने ये पहल पढ़ी होगी। जितने भी एज ए जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको ये खासतौर पर ट्रेनिंग देता है, उनको एआई से, और खासतौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के गोल के थ्रू उनको और ज्यादा मात्रा में उनको उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। तो यह आपका गलत है। यहाँ पर पहला और दूसरा सही है। आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा क्या गया आपसे, आपसे पूछा गया है कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो डियर इसमें 2 युग्म आपके सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। वीडियो को पॉज करके आपको इसका राइट आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपको करेक्ट आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, सॉरी। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं और गैर नागरिकों या विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? किसकी बात हो रही है? यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में।
फंडामेंटल जो राइट्स हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये हमने यूएसए के संविधान से इनको लिया है। ठीक है, ध्यान रखना। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये व्यक्ति को दिए गए हैं, ना कि राज्य को। ये व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध दिए गए अधिकार हैं जो कि सरकार को सीमित करते हैं और जवाबदेही बनाने का आधार प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ ये पहले क्या हुआ था, ये पहले 7 प्रकार के हुआ करते थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी एक अधिकार हुआ करता था। आर्टिकल 31 हुआ क्या, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के माध्यम से 1978 में इसको यहां से हटा करके उसको संवैधानिक अधिकार बनाया, कानूनी अधिकार बनाया, क्योंकि उसको अब सीमित मात्रा में सीमित कर सकती है सरकार कानून के तहत। और इसको आर्टिकल 300 का में जोड़ा गया, संविधान के भाग नंबर 12 में एड ऑन कर दिया गया। अब ये जो बचे हुए हैं वो है आपके 6, ठीक है, जो आपके फंडामेंटल अधिकार है। उसी में से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है। और वह अदर जो आर्टिकल्स हैं वो विदेशियों को भी हैं और भारतीय नागरिकों को भी है। जैसे अगर देखें कौन से आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और किसी को प्राप्त नहीं है। पहला आपका आ जाता है 15, 16, 19 और उसके बाद में आता है आपका 29 और 30। ये जो आपके 5 आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल वह है डियर 15, 16, 19, 29, 30 जो केवल और केवल इंडियंस को दिए गए हैं। बाकी के आपके 14 से लगा करके जो भी आर्टिकल्स है फंडामेंटल राइट्स, ओके, जो 6 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार, उसके साथ साथ आप देखोगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वो सबके सबको दिए। ओके, तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये आर्टिकल 21 है, ये तो सबको मिला है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 की बात करता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 27 की बात करता है। शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात करता है तो 4, ये 19 की बात करता है। तो यहाँ पर 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज राइट नाउ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है ना, तो कर दो और इसको शेयर भी कर दिया करो। आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर आप निशुल्क में कोई कंटेंट, एक ऑथेंटिक कंटेंट देख रहे हैं और एक वह क्लास देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा यहाँ पे, जब मैंने किसी कोचिंग से, कोचिंग का नाम नहीं लेता हूं मैं, है ना, जब मैंने किसी कोचिंग से ये अपनी तैयारी फाउंडेशन क्लियर किया था, तो डियर उस समय मेरे को भी क्या था, टेस्ट जब मिले थे उससे, ओके, निःशुल्क में मिले थे क्योंकि मैंने मोटी रकम दी थी, लगभग 2.5 लाख रुपए मैंने दिए थे उसमें कोचिंग में। तो हुआ क्या था, जरा उस चीज को समझना। तो वो क्या करते थे, हमें वीडियो रिकॉर्ड में क्लास मिलती थी, ठीक है। अब हम उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, डाउट क्लियर नहीं होता था, है ना, और हमने इतने मोटे पैसे दिए थे, तब हमें वो आते थे, क्लास मिल जाती थी, बस हम देख लेते थे, कोई डाउट क्लियर नहीं, कुछ नहीं, और फीस ले ली। और यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल रही है, 1 to 1 भी मिल रहा है। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें, तो इसको शेयर भी करते रहें, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए, इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर दें डियर। 58, 56, 59, 60, 61, ओ सॉरी 57, ये 60 के ऑप्शन है। आई क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका 55 नंबर का क्वेश्चन है। 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है। एकात्मक विशेषता, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया, जहां पर केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है, राज्य की शक्ति कम हो जाती है और केंद्र की शक्ति अधिक हो जाती है, तो वहां पर उस सिचुएशन को हम कहते हैं जहां संविधान एकात्मक हो जाता है। अब एकात्मक विशेषता कहां होगी, जैसे एकीकृत न्यायपालिका, जैसे संविधान का लचीलापन, जैसे आप देखोगे एकल नागरिकता, आपातकाल की स्थिति, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सब क्या है, एकात्मकता की दृष्टिकोण को दर्शाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें केंद्र का दबदबा, केंद्र की शक्तियां बहुत अधिक होती हैं और राज्य की शक्तियां यहां पर कमजोर होती हुई प्रतीत होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नहीं पूछा है आपसे, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। द्विसदनीयता, जो द्विसदनीयता है यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एकात्मकता नहीं बल्कि ये संघात्मक को दर्शाने का प्रयास करता है।
इट इज क्लियर या नाउ? बताइएगा, कोई डाउट है तो अपना डाउट आवश्यक रूप से पूछें। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो इसमें से अखिल भारतीय सेवाएं जो ऑल इंडियन सर्विसेज हैं, 3 ही सर्विसेज हैं, आप सभी जानते हैं, IAS, IPS और एक होता है IFS। इट इज क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन, सशस्त्र बलों पर मूल अधिकारों की प्रयोजकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब कि यहाँ पर सशस्त्र बलों को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया और मूल अधिकार आपने आर्टिकल 34 पढ़ा है, आर्टिकल 33 पढ़ा है, 34 पढ़ा है। ठीक है, आइए देखिए। पहला, सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त दोनों कर सकती है कौन? संसद। संसद को ये अधिकार देके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी? सही हो जाएगी। दूसरा है, सशस्त्र बलों के सदस्य अभिव्यक्ति में केवल, जरा समझना, यहां पर ओनली शब्द को यूज किया गया है, केवल सैनिक शामिल हैं और सशस्त्र बलों के गैर लड़ाकू सदस्य शामिल नहीं है। ये गलत है। मानो कोई सदस्य, कोई एक व्यक्ति है, कोई बंदा है हमारे आर्मी में है और आर्मी में वो इंजीनियर वाली बटालियन में है, वो बॉर्डर पे नहीं है, उसको गोली असला बारूद नहीं, वो इंजीनियर है, उसको क्या बनाना है? रोड बनाना है, ऐसे उसमें वो लगा हुआ है BRO में मान लो। तो वो स्थिति ऐसी है, या फिर वो कोई ऐसे डिपार्टमेंट में मान लो कि बावर्ची है ना, खाना बनाता है, कुकर, तो कुकिंग करता है ना, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में वो भी तो शामिल होते हैं। अब ये कह रहे हैं गैर लड़ाकू सदस्य, है ना, तो ये गलत हो जाएगा डियर। उसमें गैर लड़ाकू सभी हैं, क्योंकि आप सशस्त्र बल में शामिल हो गए डियर। तो यहां पर आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। और आपने आर्टिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया, 33 ऑलरेडी पढ़ा है। यह संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, सूचना एजेंसियों और सदस्य जो सदस्य बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को युक्त प्रतिबंधन या फिर उनको निरस्त भी कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर ठोको लाइक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनम, संजना, गीता, बबीता, सुनीता, मोहित, रोहित, सोहित, जो भी स्टूडेंट्स हैं इसका राइट आंसर दें। राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है, वे 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। इनका टाइम पीरियड या तो 65 वर्ष है, आयु इनकी एज हो गई हो, या फिर 5 वर्ष होता है, तो ये बात आपकी सही है। दूसरा है, राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के नहीं, बल्कि इनको जो मिलता है वो मिलता है निर्वाचन आयुक्त के समान। किसके? निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समान इनको मिलता है। तो यहां पर ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। राज्य सूचना आयुक्त और अन्य राज्य सूचना आयुक्त की अवधि 5 या 65 वर्ष होती है। ठीक है, जो भी पहले हो तब तक बने रहते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य सूचना आयुक्त और अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को पद से हटा सकते हैं, जैसे उन्हें दिवालिया घोषित हो गया हो, नैतिक या चरित्रहीनता के मामले पे। ठीक है, उसके साथ साथ राज्यपाल की नजर में मानसिक स्वास्थ्य वगैरह, ठीक है, इत्यादि के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। क्वेश्चन पूछा गया आपसे 58, समझना जरा क्वेश्चन को। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन है? CVC के बारे में पूछा है। जब आप UPSC में सेलेक्ट हो जाओगे ना, तो ये अधिकारी जो है CVC, ये पीछे पड़ जाता है हाथ धो के। ट्रेनिंग पे जब आप जाते हो तो उस समय जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो उस समय एक फॉर्म भरवाया जाता है आपसे। उसमें आपकी प्रॉपर्टी पूछी जाती है, आपके पास में कितना गोल्ड है, कितने एकड़ भूमि है,
कितनी गाड़ी है ना, ये सब पूछा जाता है आपसे। कौन से विभाग में कार्यरत थे, क्या क्या आप लाभ के पद पर हो, तो ये अधिकारी के पास आपका पूरा चिट्ठा चला जाता है। अब ये क्या है, एक साल में आपका सर्वे करता रहता है, आपके पास अब कितनी संपत्ति हो गई है, कहां से आया, यहां से पकड़े जाते हैं आईएएस अधिकारी, कलेक्टर बाबू। ठीक है, तो ये अधिकारी पीछे पड़ जाता है। इसको काम यही होता है कि आपका प्रतिवर्ष ये निरीक्षण करता है और देखता है कि आपकी जो इनकम है वो कितनी हो गई, 12 महीने में इतनी हो गई, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी इतनी कैसे हुई, बताओ जरा, ये आपसे पूछता रहता है। चलिए, तो यह एक संवैधानिक निकाय है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब पूछा सही नहीं है ना, तो यह एक संवैधानिक निकाय है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका गठन 1964 में किया गया था, भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए। केंद्रीय सरकार के कार्य प्रस्ताव द्वारा किया गया था। इसके गठन सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण संगठित संस्थानम समिति ने 1962-64 में किया गया था। इस प्रकार सीबीसी ना होकर के एक संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक सांविधिक निकाय है, ये ध्यान रखना। इसको सांविधिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया और आगे चलकर कब हुआ, ये 2003 में हुआ था। ओके, तो पहला गलत है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑफकोर्स ये बात सही है, इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पर सही नहीं है, पूछा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट होगा। गलत पूछा है ना, तो ए गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये भाई साहब पूछ लिए हैं कैग। कैग का भी कुछ लगभग काम ऐसा ही होता है, आइए जरा इसको भी देखते हैं। ये भी जांच पड़ताल वाले होते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग निम्नलिखित में से कौन से निकाय या निकायों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कर सकता है। अब किस किस की करता है उसको जरा समझिएगा। पहला, संघ सरकार के मंत्री, जितने भी संघ सरकार के मंत्री होते हैं, ये जो कैग भाई साहब हैं, जो आर्टिकल्स अगर हम देखें, संविधान में एक आर्टिकल है 148, इसी में कहा गया है कि भारत का एक कैग होगा और ये संघ सरकार के मंत्री जितने भी होते हैं उनका लेखा जोखा करता है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम की भी ये देखरेख करने की भूमिका निभाता है ऑफकोर्स। राज्य सहकारी समितियां, देखो ये जो सहकारी कमेटी होती है इसमें ये भूमिका ऑफकोर्स नहीं निभाता है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो 3 जहां होगा वो इसका आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मतलब कि 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष ये संसद के पटल पर भी रखता है। ठीक है, वहां पर ये अपनी रिपोर्ट को पहुंचाता है। तो क्वेश्चन हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन और इसका राइट आंसर दें। आयोग क्या आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहां पर आपसे रिट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो है क्या, यहां पर 2 आर्टिकल्स आपको पढ़ने होते हैं। पहला आर्टिकल्स पढ़ना होता है आर्टिकल्स 32 और 32 में ये सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, उसके शक्ति क्षेत्र अधिकारों की बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये केवल और केवल संवैधानिक अधिकारों पर ही आपकी रिट जारी करता है। जो भी संवैधानिक अधिकार होते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, ऐसे मान के चलो ये इसी पर ही अपनी रिट जारी करेगा। आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत हाईकोर्ट को यहां पर शक्ति दी हुई है कि वह क्या करेगा, वो भी रिट जारी करेगा। लेकिन इसको ये पावर देके रखी है कि ये न केवल आपका फंडामेंटल राइट्स पर रिट जारी करता है बल्कि ये अदर पर भी क्या कर देगा, रिट जारी करता है। तो मतलब कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, सीधा सिंपल सी बात है कि जो हाई कोर्ट की शक्ति है डियर, जो हाई कोर्ट की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से अधिक होती है, ये ध्यान रखना है। आइए अब एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या देके रखा है, उच्चतम न्यायालय। अब जरा इसको समझना, एक एक करके स्टेटमेंट को समझते हैं। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ऑफ कोर्स ये बात आपकी सही है।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है, अगर आप उसको समझेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी देखने के लिए मिलता है ना। उच्च न्यायालय जो है, जरा समझना, उच्चतम न्यायालय तो संपूर्ण भारत की बात करेगा, लेकिन जो हाईकोर्ट होता है डियर, ये अपने जो राज्य क्षेत्र की सीमा होती है उसी में रह करके डिसीजन देता है। अब ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट तमिलनाडु हाईकोर्ट के डिसीजन को वहां के व्यक्ति को देगा, ऐसा कदापि नहीं होता है कि गुजरात हाईकोर्ट के दे देगा, महाराष्ट्र के दे देगा, दिल्ली के, नो, वो केवल अपने राज्य क्षेत्र की सीमा के भीतर ही जा करके देता है, ठीक है। और सरकार या प्राधिकारी के विरुद्ध ही रिट जारी कर सकता है। और उच्च न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर तभी रिट जारी कर सकता है यदि कार्यवाही के कारण किसी परिस्थिति और उसके प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुई हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिट जारी करने में उच्चतम न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार तुलनात्मक रूप से व्यापक हो जाता है, ना कि हाईकोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है ये व्यापक है। तीसरा स्टेटमेंट को समझो, तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो दूसरा आपका गलत है तो आंसर आपको मिल जाना चाहिए, जहां दो है उसको काट कर दो, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। तीसरा स्टेटमेंट आपने पढ़ा भी नहीं है फिर भी आपको आंसर मिल गया। देखिए, यद्यपि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अपने रिट क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता, किंतु उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ये गारंटी देता है आपके फंडामेंटल अधिकार की, यदि आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन, मतलब कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, आपको न्याय आवश्यक ही मिलेगा, क्योंकि वो गारंटी लेता है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर देता हूं ताकि चीजें बाद में दिक्कत ना हो और चीजें कंटिन्यू चलती रहे, है ना। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि कल क्या हुआ था, हमारी क्लास रुक गई थी, है ना। कल क्या हुआ था, जो क्लास थी वो रुक गई थी, उसे प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लर करना शुरू कर देता है। ओके, अब देखो क्लियर चलता रहेगा चीजें सब, है ना। अब चीजें क्या रहेंगी, आपकी चीजें क्लियर चलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इंग्लिश मीडियम 61 नंबर का क्वेश्चन। On a particular day, 300 members are present in Lok Sabha at the times of voting in this plenary and constitutional amendments bill under Article 368 of the Constitution। तो ये आपको बताना है। 62 नंबर का क्वेश्चन, ये इसके ऑप्शंस हैं, और इधर आपका 63, 64 एंड 65 नंबर का क्वेश्चन। चलिए बताइएगा 61 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए, किसी विशेष दिन मतदान के लिए समय में लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस परिदृश्य में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। अब पहला, केवल 200 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों की दी गई संख्या के साथ पारित नहीं किया जा सकता। न्यूनतम 150 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है, या कम से कम 276 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। तो अब आपको इसका राइट आंसर बताना है, 61 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो होता क्या है, जब आप संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो उपस्थित मतदान करने वालों का कम से कम कितना होना चाहिए। अगर हम देखें, सर्वप्रथम संशोधन विधेयक पक्ष में मतदान करने वालों की संख्या उस सदन की कुल संख्या का कम से कम आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा, मतलब कि 1/2 होना चाहिए। दूसरा, संशोधन विधेयक के समर्थन में संख्या भी मतदान में भाग लेती है, सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। अब दूसरा कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। फिर आधे राज्यों का यहाँ पर समर्थन होता है, तो यहाँ पर 276 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और ये कह रहे हैं
समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि अगर 300 है तो उसका 2/3 आप निकाल लो, 300 इंटू 2/3 आप निकाल दो तो कितना आ जाएगा, ये एक बार चला जाएगा तो 200, ठीक है। तो इसका आधा मतलब कि आप देखोगे इससे ज्यादा होना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर डी पारित नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ठीक है। और 300 में मौजूद है तो संशोधन विधेयक को उसमें से 276 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में आपको मालूम है कितनी सीटें हैं लोकसभा में, अभी तत्कालीन देखें तो 550 सीटें हैं। कई प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 552 हमने पढ़ा है। ऑफकोर्स आपने 552 पढ़ा है बेटा, लेकिन आपको डियर एक और बात पता होनी चाहिए, आपने अमेंडमेंट पढ़ने में गलती कर दी है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक है, आपका लेवल एकदम ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा पॉलिटी का वही परंपरागत ज्ञान लेकर के बैठे हुए हैं जो आपने पढ़ रखा है। थोड़े से अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट के पढ़ते रहो तो प्यारे आपका और भी क्लैरिटी आती रहेगी। 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया, जो किसको, जो एंग्लो इंडियन होता है, एंग्लो जो इंडियन होते हैं ना, लोकसभा के अंदर कितने होते हैं, 2 मेंबर होते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, राज्यसभा में 12 होते हैं, वो नॉमिनेट जो करते हैं वो एंग्लो इंडियंस नहीं होते, बट अब ये समाप्त कर दिया गया। तो राज्य की जो आपकी विधानसभाएं हैं वहां से भी एंग्लो इंडियंस के पद को समाप्त कर दिया गया, वो सीटें जो थी, ठीक है। तो चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में NGHM के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। इस संदर्भ में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, याद कीजिए 2015, आपको ये इसके बारे में याद होगा। और इसकी घोषणा, इसकी जो घोषणा की गई थी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है, ये 2023 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी, जनवरी 2023 में। अब देखिए इसमें कह रहे हैं यह मिशन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ये बात एकदम सही है, ये इसको ही, इस मिशन को खासतौर पर ये कंट्रोल करते हैं, देखते हैं, इनकी देखरेख में ये काम हो रहा है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। तो देखो यहां पर 10 मिलियन टन नहीं है, बल्कि कितना है, मैट्रिक टन है, सॉरी ये मिलियन टन है ना कि मैट्रिक टन है। ये 10 नहीं है प्यारे, ये 5 है। अब देखो जो स्टूडेंट्स हैं उनको डाटा थोड़ा सा पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन, जो भी डाटा का क्वेश्चन आता है उसमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वह क्वेश्चन 90% आपका रोंग होगा। इट इज क्लियर है ना। इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित मात्रा के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कटौती करना है। मतलब कि प्रतिवर्ष यहां तक आपको लेकर के जाना होगा। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा प्यारे, ठीक है, सही हो जाएगा। दूसरा गलत है, तीसरा इसमें सही है। पूछा क्या है जरा इसको देखो, उपयुक्त कथनों में से कितने सही है रे बाबा। क्वेश्चन क्या पूछा, कितने सही है डियर, तो कितने सही है, आपको हो गया ओनली 2, मतलब कि 2 इन तीनों में सही है, पहला और तीसरा, दूसरा गलत है, तो इसमें केवल 2 सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपका 63, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर राष्ट्रपति शासन पूछा है आपसे, यहां पर संवैधानिक आपातकाल भी पूछ लेगा, राज्य आपातकाल भी पूछ लेगा, राष्ट्रपति शासन भी पूछ लेगा। पहला, इसके संचालन की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। इसकी अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है कितने, 3 वर्ष। अगर आप इससे अधिक चलाना चाहते हैं तो फिर आपको संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा, फिर आप इस स्थिति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला गलत है। जब इसे लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित किसी भी शक्ति को ग्रहण कर सकता है। जरा समझना, तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित किसी भी शक्ति को ग्रहण कर सकता है। अब थोड़ा सा यहां पर आपको समझना है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ये क्यों होता है, यदि मान लीजिए वहां पर सरकार
गिर जाए या अपना बहुमत पारित करने में, घोषित करने में असफल हो जाए, या संविधान का आर्टिकल 355 के तहत संवैधानिक कार्यों से राज्य सरकार ना चल रही हो, संवैधानिक कानून के तहत, ये संविधान के तहत वहां की सरकार ना चल रही हो, तो उसके तहत भी इसमें चीजें हो जाती है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है विधायिका, ये देखो कार्यपालिका काम करती रहती है, लेकिन किसके तहत, उसके तहत, उसको निलंबित कर दिया जाता है। मंत्री जो परिषद होती है सरकार को, है ना, तो वो अब केंद्र उसको देखेगा। राज्य की जो कार्यपालिका विधायिका जो होती है वो सब संसद उस पर कानून बनाती है, वो नहीं बनाता है। उसके जो शक्ति है, यहाँ पर गवर्नर हो या राष्ट्रपति के द्वारा बैठाया गया कोई अदर व्यक्ति हो सकता है, उसके हाथ में पावर्स ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। भारतीय और ब्रिटिश राज व्यवस्था के बीच अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब देखो, ब्रिटिश राज व्यवस्था और भारतीय राज व्यवस्था में अंतर आपसे पूछा है। कई बार जब मैं देखता हूं आज तत्काल में जो स्थिति भारत देश के अंदर बनी हुई है, और पिछले लगभग 5-10 वर्षों में ये स्थिति बनी हुई है कि ये मुगलों का है, ये अंग्रेजों का है, ये भारतीयों का, ये वाला जो मुद्दा है ना, तो मैं कई ऐसे डिबेट भी सुनता हूँ, संसद में भी इस बात को सुनता हूँ, कई ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जो पार्लियामेंट के सदस्य हो उनको भी मैं सुनता हूँ। तो डियर मुझे लगता है कि जैसे कई बार ये मुद्दा भी आता है न्यूज़ पर कि भारत का नाम इंडिया नहीं भारत है, ये आपने तिरंगे भी देखे होंगे, उसके ऊपर विवाद भी चला। इंडिया अलायंस ने कहा है इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 21 की बात बिछड़ी, सॉरी 1 की, आर्टिकल 1 की बात बिछड़ी। और इसमें मुझे जो लगता है, जब आप कहते हैं कि ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, तो फिर मुझे लगता है कि जो जिस पार्लियामेंट के अंदर आप बैठते हो, संसद के अंदर आप बैठते हो, वो संसद भी खासतौर पर आप देखोगे अंग्रेजों के द्वारा दी गई है, आपने नहीं ली है, वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई है, आपने वहां के संविधान से उसको ग्रहण किया है, फिर वो भी लौटा देना चाहिए, है कि नहीं। आपके डिफरेंस तो है लेकिन सिस्टम तो वही है। आपसे पूछा जाता है संसदीय शासन व्यवस्था कहां से, तो ब्रिटेन से। इट इज क्लियर। तो देखो, भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में संसद की संप्रभुता बरकरार रखी गई है। अब थोड़ा सा यहां पर समझना प्यारे, क्योंकि यहां पे समझना आपको बहुत जरूरी है। भारत की अगर संसद की बात कर लें तो भारत की संसद एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था के बारे में बात करती है, लेकिन ब्रिटेन की संसद पुरुष को महिला, महिला को पुरुष नहीं बना सकती और बाकी के सारे काम कर सकती है, तो उसकी शक्ति एक्सट्रीम लेवल की है ना। भारत में ऐसा नहीं है। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के मंत्रियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। ऑफ कोर्स नहीं, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में मंत्रियों के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, जबकि भारत में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राष्ट्र अध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों के प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा होता है। जब शपथ दिलवाई जाती है, मैं देखा है ना शपथ समारोह, तो इसमें गलत हो जाएगा। भारत और ब्रिटेन में संसद का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अध्यक्ष राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देता है। भारत और ब्रिटेन में सदन का अध्यक्ष चुने जाने, ऐसा नहीं है। भारत में अभी कौन है, अगर मैं देखूं सदन का अध्यक्ष, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष की बात कर लो तो स्पीकर ओम बिरला, क्या उन्होंने राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया? नहीं ना। जो सदन का सचिवालय होता है वो देखो भारत में अलग है। भारत के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के पद का चयन होने के उपरांत अध्यक्ष अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं होती, लेकिन वहां पर है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, अंतर है ये। लेकिन ली कहां से, कभी आप उस शब्द को लेकर के बोलना शुरू कर दो कि सर कुछ ऐसे भी हो दक्षिणपंथी कि ये क्या आप बता रहे हैं, है ना, तो आप उस चीज को समझिए, ये डिफरेंस पर क्वेश्चन है। लेकिन ली कहां से है, ब्रिटेन से ली है संसद, है ना। तो चलिए, तो यहां पर कितने सही पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है, तो आप कहोगे प्यारे बच्चे कि इसमें से कोई भी आपका सही नहीं है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर होगा। बोलो हाँ, इट इज क्लियर या नो? क्लियर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, 65 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के औपनिवेशिक इतिहास में रानी वेलु नाचियार को निम्नलिखित में से किस कारण से स्मरण किया जाता है?
अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर विद स्टैटिक जीएस से क्वेश्चन आया है और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया। क्यों डाला गया है? क्योंकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर में रहा है। आप कहोगे सर हिस्ट्री का क्वेश्चन पॉलिटी में, करंट अफेयर में रहा है बच्चे, तो इसलिए देखिए क्यों इनको मतलब कि याद किया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में जाने। इनकी जो जयंती है रानी वेलु वेचियार, आपने नाचियार के बारे में पढ़ा होगा, 1730 से 1796 तक इनके बारे में पढ़ा जाता है। 1730 से ये 96 तक रही हैं। वह एक शाही परिवार की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। क्या ये बात सही है? उन्होंने बिहार में जनजातियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने स्वदेशी कारीगरी और उद्योगों के पुनरुत्थान में योगदान दिया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। वह एक शाही परिवार की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। वह रामनाथपुरम तमिलनाडु की राजकुमारी और रामनाथ राज्य के शासक की पुत्री थी। तमिल के लोगों के बीच वीरम गई के नाम से लोकप्रिय है। अपने पति की मृत्यु के बाद शिव गंगा राज्य की शासक उनको शासिका बनाया गया था। वह फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाओं में खासतौर पर निपुण थी। योगदान वह पहली रानी थी जिन्होंने सक्रिय रूप से ब्रिटिश शासन का विरोध किया था और उन्होंने हैदर अली और गोपाल नायकर के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था। उन्होंने पहला मानव बम बनाया और प्रशिक्षण महिला सैनिकों की पहली सेना गठित भी की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठोको फिर लाइक, एक बार दबाना है, दो बार नहीं। कभी पता चले आप उसको दो बार दबा दे और फिर डिसलाइक पे चला जाए या न्यूट्रल हो जाए। ओके, खैर ये आपकी पसंद पर है। अगर आपको पसंद आता है सेशन तो लाइक भी कर दिया करो और डियर शेयर तो आवश्यक रूप से कर दिया करो। पहली बार आए हो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। आपके शेयर, सब्सक्राइब, लाइक से मोटिवेशन होता है और ये अदर स्टूडेंट्स तक भी, अदर विद्यार्थियों तक भी ये वीडियो चली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 नंबर का क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम, वीडियो को पोस्ट कर लो। विद रेफरेंस टू एडवोकेट जर्नल ऑफ स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। 69 which constitutional amendments introduce the provision that the precedence of beyond why the aid and advice of the council of ministers। तो ये ऑप्शंस आपको दे के रखा है। 70 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, 70 का राइट आंसर दी। 67 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है। विच ऑफ द प्रोविजन मेंटेनेंस above are fundamental duties under part 4A of the constitution। तो ये आपको बताना है। 71 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2। पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन above आर ए करेक्ट। 68 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। 72 Recently, annual groundwater quality report 2024 was released by Minister of Jal Shakti। In this context, consider the following 4, इसमें आपको स्टेटमेंट दिए हुए। How many of above maintained are the groundwater? ये आपको बताना है। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 देखिए, पानी वानी पीते रहो। राज्य के महाअधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। क्वेश्चन किसके बारे में है? अधिवक्ता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखो जो अधिवक्ता होता है प्यारे, इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। और आर्टिकल अगर हम देखें, संविधान का आर्टिकल 168 इसके बारे में चर्चा परिचर्चा करता है। ठीक है, और ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो पहला एकदम सही है। राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये बात गलत है क्योंकि महाधिवक्ता के लिए पात्रता की शर्तें न्यूनतम आयु सीमा शामिल नहीं है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो।
ठीक है, और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये गलत है, 35 वर्ष नहीं बल्कि हाई कोर्ट के एडवोकेट या जज के रूप में नियुक्त हो सके ऐसा इतनी एज का व्यक्ति होना चाहिए। उसके वेतन भत्ते को राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑफकोर्स ये बात सही है, और उसके वेतन भत्ते राज्य की संसद निधि से ही दिए जाते हैं। तीसरा इसमें सही है। कितने सही है, तो इसमें 2 सही है, 20 का राइट आंसर होगा। 67 कथनों पर विचार करना है, और ये पूछा गया है उपर्युक्त प्रावधानों में से कौन से संविधान के भाग 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य हैं। देखिए डियर, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत थे या मूल संविधान में शामिल थे। देखो, जो ये आपसे पूछा गया है, ये कह रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बार चेक कर लेता हूं आयोग की, मैं लिख रहा हूं तो आपको दिख रहा है। ओके, नहीं दिख रहा ना, इधर लिख लेते हैं। देखिए, जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये भारतीय संविधान के अंदर शामिल नहीं थे, बल्कि इनको क्या हुआ, तत्कालीन सरकार को ये समझ में आया जब आपातकाल जैसी प्रोविजन हुए, तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसको स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जाना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। और इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। इसने रिकमेंड दी थी 9 आर्टिकल्स की, 9 ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज इन्होंने बताए, परंतु सरकार ने इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में 10 ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ दिया गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये बेसिक संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। उसके बाद और घटना घटित होती है, घटना घटित होती है जो उसके बाद में एक और अमेंडमेंट्स किया जाता है, जो कि आप पढ़ते हैं 86वां संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होता है। और इसके माध्यम से जो आर्टिकल्स 21A जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन, जिसको RE से लिख सकते हैं, आर्टिकल फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज है उसमें 11 जोड़ा गया था, ये वाली सूची। उसमें कहा गया कि पेरेंट्स जो माता पिता हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को वो स्कूल विद्यालय भेजे पढ़ने के लिए। तो जब ये लाए गए थे, अब उसमें 10 थे, बाद में आप 11 कर दिए, तो वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं प्यारे, आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो, पहला, संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करना। ऑफकोर्स ये बात सही है। नदियों और वन्य जीवों की रक्षा और उनका संवर्धन करना, तो यहां पर जो दूसरा है, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। अब देखो, समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने की जो बात की गई है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं, ये DPSP में किया गया है। कहां पर, DPSP, सॉरी। एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं 39 का क्लोज A पढ़ोगे आप, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, ओके, कि समान न्याय और लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना है। समान न्याय में जुडिशरी, जिसमें सॉरी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, और उसके साथ साथ जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली, उनको जस्टिस दिया जाएगा इक्वली तरीके से। तो यहाँ पर कितने हैं, तो 1 और 2 है इसमें। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, जहां 3 नंबर है उसको कट करो, आंसर मिलेगा आपको। देखो, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1 और 2। चलिए, उसके साथ साथ स्वतंत्रता, राष्ट्रीय आंदोलन, संप्रभुता, एकता, अखंडता, देश की रक्षा, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान मातृ की भावना, धर्म, भाषा इत्यादि, हमारी सामरिक संस्कृति को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए प्रयास करना, यदि माता पिता या संरक्षण, ये 6 से 14 वर्ष तक के सब बच्चों को विद्यालय भेजें, उनका ये कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 68, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब फिर से मूल कर्तव्य पूछा है। मैंने वहां पर नहीं बताया था कि ये जो मूल कर्तव्य है ये कहां से लिए हैं, तो USSR, आज का जो रशिया है, वहां से इनको क्या है, शामिल किया गया। तो ये बात आपकी सही है। अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर करता है, ये गलत है, क्योंकि इस पर ये डिपेंडेंस नहीं होता है, क्योंकि अधिकारों के प्रयोग में कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर या सशर्त नहीं बनाता है। यह दर्शाता है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने से
हमारे मूल अधिकारों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये बात गलत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लीजिए कोई फॉरेनर है जो भारत आया, क्या उसका भी कोई मूल कर्तव्य होता है? जैसे संविधान के मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट के अंदर विदेशियों को भी अधिकार दिए गए हैं, तो क्या उनका भी ये कर्तव्य बनता है, क्या उनको भी ये कर्तव्य के तहत आते हैं? नहीं, ये आपको कमेंट्स में बताना है। क्या विदेशी नागरिक मूल कर्तव्य के तहत आते हैं या नहीं आते हैं? या आप यस या नो का लिख दें, फॉरेनर पर्सन यस या नो, ठीक है, उसमें लिख देंगे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे करके। तो सही पूछा आपसे, पहला सही है, दूसरा यहां पर गलत है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आयोग, क्या आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है? समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? अब देखो हुआ क्या था, कई ऐसे अमेंडमेंट्स हुए थे राष्ट्रपति संविधान का। आर्टिकल्स आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 74, कौन सा आर्टिकल है डियर? आर्टिकल 74। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, और ये जो मंत्री होंगे जिसको कैबिनेट कहते हैं, ये जो मंत्रिपरिषद, एक मंत्रिपरिषद होगी जो खास तौर पर राष्ट्रपति के लिए कार्य करेगी। मतलब कि राष्ट्रपति जो भी डिसीजन लेंगे वो इनकी सहमति और सलाह के अनुसार ये लिख करके मतलब देते हैं राष्ट्रपति को, इतना समझे। आर्टिकल 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करेगा, और आर्टिकल 74 के तहत एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी समय समय पर, ये कार्य आपको करना है, ये कार्य नहीं करना है। कई बार आपने संसद के अंदर एक शब्द सुना होगा, राष्ट्रपति के अभिभाषण के तहत सदन की शुरुआत हो रही है। फिर उसमें विपक्ष कहता है कि बेसिकली कोई ना कोई उसमें से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह ही देता है, एमपी की सांसद, कि ये राष्ट्रपति का भाषण कम और राजनीतिक सत्ता दल का ये प्रचार प्रसार ज्यादा है। ये शब्द आपने सुने होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे आपने एक युवा सांसद है प्रताप अलीगढ़ी, कुछ नाम आई थिंक उनका है, इमरान, आपने देखा होगा, कांग्रेस के सदस्य हैं, तो वो खासतौर पर ऐसे वाक्यों को जरूर नवाजते हैं। तो हुआ क्या था, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो था इसको कानूनी रूप से बाध्यकारी कर दिया गया। तो फिर क्वेश्चन उठने लगा कि राष्ट्रपति तो रबड़ की मोहर हो गए, इनको जो बात दी जाएगी वो बात ये बोलेंगे, और इनमें इनकी स्वीकृति कुछ नहीं, इनका अनुभव कुछ नहीं, इनका राजनीतिक ज्ञान कुछ नहीं, जो शक्तियां राष्ट्रपति की वो कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन लाया गया और कहा गया कि यदि मान लीजिए मंत्रिपरिषद उनको कोई लेटर लिख करके देती है, कोई सूची उनको बना करके देती है, और उस पर यदि राष्ट्रपति को कोई आपत्ति है तो वो उसको वापिस कर सकते हैं। लेकिन यदि फिर से मंत्रिपरिषद ने कैबिनेट मिनिस्टर के माध्यम से ये लेटर आ गया तो राष्ट्रपति को अब ये बाध्यकारी, लेकिन अभी भी बाध्यकारी, ये ध्यान रखना, अब इतना कर दिया गया है कि वो पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, है ना। अब रबड़ की मोहर नहीं है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संसद संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति में संशोधन कर सकती है? ऑफकोर्स कर सकती है भाई। ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये कब जोड़ा गया था, जरा देखिएगा, ये जो सेकुलर शब्द है ये कब जोड़ा गया था? ये आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसमें जोड़ा गया था? प्रेम्बल के अंदर इसको ऐड ऑन किया गया, जिसमें 3 शब्द थे, एक था पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और इंटीग्रिटी, अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। संसद तो समय रहते हुए इसमें करेगी करेगी या नहीं, बताओ। आइए अब एक एक करके समझते हैं। देखो क्यों नहीं करेगी, नहीं करेगी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केशवानंद भारती जो वाद हुआ था 1973 का, उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो पंथ निरपेक्ष एक शब्द है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर के तहत इसको रखा गया है। किसके तहत रखा गया है? 1 सेकेंड रुकिएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर के तहत इसको सम्मिलित किया गया है, तो इसमें नहीं कर सकती है, और ये सुप्रीम कोर्ट ही उसको निर्धारित करती है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द, ठीक है, तो ये गलत है, तो इसमें नहीं करेगी। तो पहला क्या है? गलत है। दूसरा, केवल संसद ही यह निर्णय ले सकती है कि कोई मामला संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं। केवल संसद ही
तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये अधिकार जो देके रखा है वो सुप्रीम कोर्ट को है, क्योंकि संविधान का अंतिम व्याख्याकार ही संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। तो दोनों बातें गलत हैं। सही पूछा गया तो डी इसका राइट आंसर है, कोई भी इसमें सही नहीं है। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन देखो और राइट आंसर दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट देके रखे हुए हैं। पहला, सही बताना है आपको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के पद हेतु प्रावधान करता है, मतलब कि अटॉर्नी जनरल की बात ये करता है। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी इसके बारे में बताया था। ऑफकोर्स ये बात सही है। भारत के सॉलिसिटर जनरल को निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ये भी बात सही है। उसको यहाँ पर नहीं रोका जाता है, वो कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए तो दोनों बातें सही हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन है आपका 72। जरा इसको क्वेश्चन को पढ़ के और बताने का प्रयास करें इसका राइट आंसर। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कितने भूजल, यहां पर क्या पूछा है, संदूषक है, मतलब कि प्रदूषक है, जो प्रदूषण फैलाते हैं। आर्सेनिक, यूरेनियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि जो वार्षिक भूजल रिपोर्ट है ये गुणवत्ता वाली, ये कौन जारी करता है, तो जल शक्ति मंत्रालय करता है। ध्यान रखना इसको। तो इसमें कौन से हैं देखो, आर्सेनिक भी है, यूरेनियम भी है, फ्लोराइड भी है और नाइट्रेट भी है। तो ये चारों हैं प्यारे। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, चारों सही है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खासतौर पर यह बताया है कि भूजल निकासी का 87% एग्रीकल्चर क्षेत्र में और 11% घरेलू कार्यों में लगता है। चिंताजनक जो संदूषक पाए जाते हैं, नाइट्रेट राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, फ्लोराइड हरियाणा, कर्नाटक, आर्सेनिक गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बाढ़ मैदान में, यूरेनियम राजस्थान, पंजाब, इसलिए डी इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम 76 नंबर का क्वेश्चन। रिसेंट विच करंट कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपोज्ड एयर स्टोरेज प्रोजेक्ट नाउ अस ए नाकचुबन। ये किसने नाकचुबन भेजा है अपना, कौन सी कंट्री है नाकचुबन भेजा है, स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये, लॉन्च किया है। विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट। 76 नंबर का क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। चलिए 73, 76, 77। अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इज वेस्टेड अंडर। नेक्स्ट 78। in the context constitution assembly of India state committee for negotiating with the state was headed by। 74। the term blue flag certification sometimes seen in news in recently to related to, मतलब कि क्यों ये चर्चाओं में रही थी ब्लू फ्लैग। 79। which of the following resemble the instrument of instruction of the governments of India Act 1935। मतलब कि जो गवर्नमेंट एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, 1935 का, उसके बारे में पूछा है। 75। which of the following can be considered as elements of the basic structure of the Constitution of India। 80। with reference to Joint Public Service Commission JPSC consider the following statement। यहां पर आपको देख रखे हैं, आपको इसका बता देना है राइट या रॉन्ग जो भी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपका 73 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने या किन के लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक नहीं है। अब कौन से विषयों पर यह पारित नहीं करेगा। पहला, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन करना है।
तो बिल्कुल इसको नहीं करना होता है, साधारण से ही कर देगा। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने हेतु, देखो जब राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो 368 आर्टिकल 3 के तहत इसको बाद में मना कर दिया गया है। आपने नौवां संविधान संशोधन भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नए मूल कर्तव्यों को शामिल करने हेतु, अब देखो मूल कर्तव्यों को शामिल करना है तो आपको करना ही पड़ेगा अमेंडमेंट्स, तो ये गलत है। पूछा क्या है आपसे, गलत पूछा गया है ना, गलत पूछा गया ना, तो यहां पर आपका पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर डी, यहां पर ये, ठीक है। चलिए, इसके लिए तो जरूरत होती है नए मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए, लेकिन इसके लिए नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि ये जोड़ा भी गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है। अब ये क्यों दिया जाता है ब्लू फ्लैग, चलिए करंट अफेयर में ये रहा है, तो मैं चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लासेस को देख रहे हैं, आपको राइट आंसर कमेंट्स करना है। ओके, कमेंट्स करना है आपको, राइट आंसर, सॉरी, आपको राइट आंसर कमेंट्स करना है प्यारे। देखते हैं, समुद्र तटों और मरीना क्षेत्रों में स्वच्छता मानकों से, भारत में स्नान घाटों पर अनुपालन हेतु आवश्यक सुरक्षा मानकों से, नौसेना रक्षा खरीद के लिए आवश्यक तकनीक अनुमोदन से, इन सब के अलावा जलीय आहार का उत्पादन करने वाले उद्योगों द्वारा पूरा किए जाने वाले पोषक तत्व मानकों से। तो बताइएगा इसका राइट आंसर 74 का, ठीक है। और अभी हाल ही में केरल के जो कप्पड़ समुद्र तट है, कोझीकोंडा को मिला है, और इसके कन्नूर को भी ये देखने को मिला है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका राइट आंसर कमेंट्स करो। 75, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जा सकते हैं। इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसका निर्धारण जो करेगा वो करता है सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देके रखा है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं। संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल सही बात है। शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, जुडिशरी रिव्यू, ये भी है। तो यहाँ पर तीनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। इन सब के अलावा भारतीय राजनीति की सार्वभौमिक लोकतंत्र और गणतंत्र प्रकृति, संविधान तंत्र निरपेक्ष प्रकृति, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का संज्ञा स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, व्यक्ति स्वतंत्रता और गरिमा, उसके साथ साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति आदि को इसके अंतर्गत रखा गया है प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें तीनों बातें सही हैं, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है आपका 76 नंबर, बताइएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर देंगे। हाल ही में किस देश ने नेगचू 1 नामक विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू की है। ये जो परियोजना शुरू की है डियर, ये चाइना के द्वारा इसको शुरू किया गया है, और ये कब की गई थी, ये जनवरी 2025 में ही की थी, अभी हाल ही में, ठीक है। ये वायु ऊर्जा भंडारण परियोजना है, ध्यान रखना इस चीज को, और लगभग 300 मेगावाट की संपीड़न वायु ऊर्जा का भंडारण करेगी। कितना, 300 मेगावाट, गीगावाट नहीं, मेगावाट, विश्व की सबसे बड़ी है ये परियोजना। तो किसके द्वारा की गई है, चाइना के द्वारा, नेंगचू। नेक्स्ट, ये टेस्ट आपको डियर यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस में भी ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्त आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है। बिल्कुल एकदम इजी सा हलवा जैसा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा, क्योंकि कई बार आपको बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट्स करके दें। अब मैं ये कह सकता हूं आपसे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आप क्वेश्चन का राइट आंसर खटाखट 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 देंगे। आ गया कॉन्फिडेंस, आइए थोड़ा सा डाउन करते, नीचा करते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में राज्य समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। बताइए फिर किसने की थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बताइएगा।
आयोग, क्या आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। विषय बनता है कि कई ऐसी समितियां बनाई गई थी जिसमें संघ शक्ति समिति जो थी जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति में जवाहरलाल नेहरू थे, इन सब के अलावा जो प्रांतीय समिति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों को सलाहकार जो समिति थी सरदार पटेल, प्रक्रिया नियमित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति में जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है, तो प्रस्तावना है क्या, मूल अधिकार है, 7वीं अनुसूची, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, बताइएगा कौन सा है। चलिए देखो, जो आपका इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो डीपीएसपी है ये खासतौर पर भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुदेशों के समान है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों द्वारा जारी किए गए थे। आप कहते हैं कि ये इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है, आपने तो पूरे डीपीएसपी ही अंग्रेजों से लेके रखे। इट इज क्लियर, या नो, आयरलैंड के संविधान से। डॉक्टर अंबेडकर खुद कह रहे हैं जो गवर्नर जनरल हुए थे उनके जो प्रारूप लाए गए थे समय समय पर उनको सबको रखा गया इसमें, फिर उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि ये गांधीवादी हैं, ये समाजवादी हैं, ये विधिक हैं, समतावादी। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग मतलब कि ज्वाइंट जो आपके सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, JS, ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या ये एक संवैधानिक निकाय है, तो आप कहोगे जी नहीं, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ना कि इसका, और यूपीएससी की बात की गई है, ठीक है। यह एक राज्य विधान सभाओं के द्वारा इसको संसद के अधिनियम के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये पहला वाला इसमें गलत है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो सकता है, तो ये बात सही है, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, तो ये बात आपकी गलत है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट करता है वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, ठीक है, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो कौन है, गवर्नर जनरल है, मतलब कि राज्यपाल इसका राइट आंसर। पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा इसमें सही है, तो कौन सा सही नहीं पूछा है देख लो, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। नेक्स्ट इसको रेज कर देते हैं ताकि ये चीजें लैक ना करें और कंटिन्यूअसली चलती रहे। इंग्लिश मीडियम, with reference to the articles 14 of the Indian Constitution consider the following statement 81, ये देके रखे ऑप्शन, आपको बताना है। 84 consider following statement 1 2 3, the above statement are the future of which of the following act, ये आपको बताना है। 82 consider the following statement regarding the Constitution Assembly, 1 2 यहाँ पर आपको बताना है। 85 with reference to Union Public Service Commission which of the following statement is are correct, 1 2 3 आपको बताना है, क्या पूछा आपसे। 83 through which of the following can Parliament provide for the creation of new All India Service, 83 में आपको ऑप्शन देके रखे हैं ABCD। 86 consider following statement 1 2 3 which of the statement given above are करेक्ट आपसे पूछा गया, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं ताकि फिर से कोई दिक्कत ना हो, स्मूथली चीजें चलती रहें, और क्या है, ठीक है। रिफ्रेश कर देते और रिलोड कर लेते हैं फाइल को, ओके। ये रिफ्रेश हो जाएगा तो बीच में ब्लर नहीं करता है, क्लास स्मूथली तरीके से कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना। चलिए, नहीं तो होता क्या है डियर, कई बार क्या होता है क्लास बीच में आपको डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो
क्वेश्चन है आपका 81 हिंदी मीडियम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 के बारे में आपसे पूछा है। दो स्टेटमेंट है। अब संविधान के आर्टिकल्स किसमें है, ये आपको संविधान के भाग नंबर पार्ट 3 में आपको मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए यह भारत में विधि के समान शासन का मूल आधार है। विधि के शासन का मतलब कि ये बात सही है। यह एकमात्र मूल अधिकार है जो प्रकृति में निरपेक्ष है। जरा समझना, विधि के शासन के सिद्धांत की बात करता है। यह ब्रिटिश न्यायवादी एविडाइसी का मानना रखा गया है कि विधि के समक्ष समानता का विचार विधि के शासन का सिद्धांत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यह एकमात्र मूल अधिकार है जो प्रकृति में निरपेक्ष है। ये बात आपकी गलत हो जाएगी प्यारे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें ये निरपेक्ष नहीं है, इसके कुछ संवैधानिक निषेध और अन्य अपवाद भी शामिल होते हैं। जैसे राष्ट्रपति को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को विभिन्न राइट्स मिले हुए हैं। आप कहते हैं ना विधि के समक्ष समान और संरक्षण है, सभी समान रहेंगे। राष्ट्रपति नहीं होता है, राज्यपाल नहीं होता है, कोई विदेशी अधिकारी है भारत में आया हुआ है, उसको अधिकार अलग मिलते हैं। तो यहां पर पहला जो है ये सही है, लेकिन गलत है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के इसमें सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। 82 संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। नंबर 2, इसमें अलंग भारतीय समुदाय से कोई भी सदस्य नहीं था। अब वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर देने का प्रयास करें। देखिए पहली बात, ये माउंटबेटन योजना नहीं, कैबिनेट मिशन आया था आपका 1946 में, उसके माध्यम से इसको लागू किया गया था, तो ये गलत है। इसमें अलंग भारतीय समुदाय के सदस्य कोई नहीं था, ये भी गलत है। क्योंकि इसके अंतर्गत संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों के आधार पर भारत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया गया, बल्कि इसको अप्रत्यक्ष रूप से, और इसमें ब्रिटिश प्रांतों के भी सदस्य थे, जो अलंग भारतीय समुदाय के नॉमिनेट मेंबर भी थे, और प्रांतों से निर्वाचित सदस्य भी थे, जो देशी रियासतों के मेंबर भी थे। तो दोनों गलत है। यहाँ पर सही आपसे पूछा गया है तो डी आएगा, कोई भी इसमें सही नहीं है। 83 निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकती है? देखो ये जो अधिकार देके रखा है संविधान का आर्टिकल 312, आर्टिकल 312, और यहां पर जो पावर है राज्यसभा की पावर अधिक है लोकसभा से प्यारे। तो लोकसभा में साधारण बहुमत से नहीं, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा प्रधानमंत्री, ये इसमें राइट जो है, राइट पूछा ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्लियर? 243 के तहत अगर वो दे देता है तो राज्यसभा में, और राज्य सूची पर विषय बना सकती है, कानून बना सकती है लोकसभा। यहाँ पर जो ऑल इंडियन सर्विस की बात की गई है, जैसे इंडियन जो आपके ऑल इंडियन जुडिशरी सर्विस की बात भी हुई थी, उसको रद्द कर दिया गया बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछा है, विचार करें और उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस अधिनियम की विशेषताएं हैं? पहला, वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। इसने भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया। इसने निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। तो ये किसके माध्यम से हुआ था? आप सभी वाकिफ हैं, 1857 की क्रांति के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से इसको लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। समझाना इसमें कुछ है नहीं, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपसे भी तो पूछे जाए। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको इसके बारे में बताना है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं और यूपीएससी से ही क्वेश्चन आ रहा है, विभाग से ही आपके क्वेश्चन है। देखो 85 का राइट आंसर आप कमेंट्स कर दें तो बेटर रहेगा, दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। इसने चयनित उम्मीदवारों के सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिकृत किया गया है। यह अपने कार्य निष्पादन का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है।
भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है? बता दो इससे जी क्या हो सकता है, जिसकी तैयारी उसी के बारे में जानकारी। ओके चलिए, आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपने दिया होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपको देना है कमेंट्स में। 86। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है। दूसरा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही संसद में पूर्व स्थापित किया जा सकता है। सही बताना है। देखो एक एक करके बात करते हैं। पहला है, आपको पूछा गया है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है। पहली बात तो अगर नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, तो आपने क्या करना होता है, आर्टिकल 3 को ध्यान में रखना होता है। यदि अनुच्छेद 2 की बात कर ले, नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है, तो आर्टिकल 2 की बात करता है। तो पहला गलत है। यहां पर आपको साधारण बहुमत से, ये कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से, बल्कि साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, उपस्थित डालने वालों का 50% + 1 इसके अंतर्गत आता है। दूसरा सही है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही संसद में पुरस्तापित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं डियर। तो यहां पर जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का भाग आपने एक पढ़ा होगा, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर है आपका इंग्लिश मीडियम 87। कंसिडर द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट है। हाउ मेनी ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव आर मेंटेनेंट इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 90 नंबर का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इसमें जो भी पूछा गया है सही या फिर गलत। क्वेश्चन है 88। हाउ मेनी ऑफ द अबव वाज वेयर नॉमिनेट बाय लॉर्ड कमिंग टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1862। 91। कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द सोवरान सिंह कमिटी। जो आपकी सोवरान समिति थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। 91 स्वर्ण सिंह समिति है, और इसमें रिकमेंडेशन नहीं है कौन सी, ये आपको नोट एक्सेप्ट बाय गवर्नमेंट, उन्होंने कौन कौन सी दी थी और सरकार ने कौन कौन सी को एक्सेप्ट नहीं किया था स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये बहुत क्वेश्चन आ गया, अब तक 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया इस टेस्ट में। बताइएगा, इसके स्टेटमेंट है आपके सामने। कंसिडर फॉलोइंग। हाउ मेनी ऑफ द अबव इंप्लीमेंट द प्रिंसिपल इनहेरेंस इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज DPSP नीति निर्देशक तत्व 92। आइए हिंदी मीडियम देखिएगा बेटा, राइट आंसर की तरफ बढ़िएगा और क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। 87। उपयुक्त में से कितने उद्देश्यों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में किया गया है? आर्थिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता। अब मुझे बताओ, जस्टिस की जो बात हो रही है, जस्टिस की जो बात हो रही है वो 3 की होती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या है? तो आप कहोगे सभी है, मतलब कि सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, डी सभी चारों इसका राइट आंसर। क्योंकि स्वतंत्रता 4 प्रकार की है, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति, गरिमा, ये सब आप पढ़ते ही हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करता है। प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य आर्थिक न्याय, विश्वास की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता की बात करता है। तो चारों से डी इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनों को लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विधान परिषद के लिए मनोनीत किया था? 1862 में लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? 88। तो यहां पर तीनों बातें सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। सर दिनकर राव जो थे ये विधान परिषद में इनको मनोनीत किया गया था। बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव थे। चलिए, और ये गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया था। तो यहां पर क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन। मैं चाहता हूं आप अच्छे से इसका राइट आंसर दें, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। वित्तीय आपात की घोषणा साधारण बहुमत से पारित की जाती है। वित्तीय आपात की घोषणा दोनों सदनों के विशेष बहुमत से वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा केवल एक बार 1991 में वित्त संकट के दौरान की गई थी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एलिमेंट मेथड आप लगा के इसका राइट आंसर दे दोगे। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कम कर देता हूं ताकि आप इसका आंसर दे सकें। ओके, वित्त आपातकाल ये ऑप्शन है। आइए, क्वेश्चन है आपका 90 नंबर का क्वेश्चन। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। कितने सही पूछा गया आपसे? देखो, अगर हम बात कर ले पहला स्टेटमेंट तो इसमें एकदम सही है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं, क्योंकि ये एक सूचना अधिनियम जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इसको रखा गया था, केंद्रीय सूचना आयोग CIC रखा जाता है, ये 2005 में बनाया गया था पद। ठीक है, 5 वर्ष की बात कर रहे हैं, ये आपका गलत है, क्योंकि इसकी बात कर ले तो इसकी नियुक्ति खासतौर पर राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कैबिनेट के सदस्य होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि से पद ग्रहण करेंगे। इसमें पहले 5 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब केंद्र सरकार उसको डिसाइड करती है। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात कर ले तो पहले क्या था, ये सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के जो संदेह और वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और पूर्व प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसके अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ते मुख्य सूचना निर्वाचन आयुक्त के समान ही होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कितने सही है? तो केवल एक सही है। कंफ्यूज किया गया है आपको। बेसिकली आपको अगर पहला पता है, 2019 का अमेंडमेंट नहीं पता है, तो आप इसका आंसर गलत देंगे, है ना। और पता है आपको रिसेंटली भी, तो आप इसका आंसर राइट देंगे। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा है। उपर्युक्त समिति की कौन सी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई? पहला, करों का भुगतान एक मूल कर्तव्य होना चाहिए, मतलब कि लोगों का, व्यक्ति का ये फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए कि वो टैक्स पे करे। दूसरा, मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर आर्थिक दंड होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मानो इनको नहीं फॉलो कर रहा है तो उस पर दंड दो आर्थिक रूप से। तो ये था। इस तरह एक आर्थिक दंड लगाने वाले किसी भी कानून को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये भी बात इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन ये तीनों ही ऐसे हैं जिनको शामिल नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तीनों बातें सही हैं और तीनों को ही स्वीकार नहीं किया था सरकार ने। क्वेश्चन है आपका 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। उपयुक्त में से कितने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित सिद्धांतों को क्रियान्वित करते हैं? जैसे प्रसुविधा अधिनियम 1961, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या है? तो ये सभी चारों हैं डियर। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है, और चौथा भी सही है। तो यहाँ पर सभी इसमें आपके क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन देखते हैं आपका 93 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन। रिसेंटली इंटरपोल हैज पब्लिक्स इट इज फर्स्ट एवर सिल्वर नोटिस इट इज एसोसिएट विद, ऑप्शंस दे के रखे 96 में द टर्म स्टेट डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 of the Indian Constitution includes 94 with reference to the direct principle provided under part 4 of the Indian Constitution consider the following statement। 7 नंबर का क्वेश्चन है 97 का। consider the following passage with reference to a writ issued by Supreme Court under article 32। कौन से प्रकार की रिट है ये पढ़ के आप बताओ। यहां पर है आपका 95 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 14। अभी डिस्कस किया, इसका राइट आंसर आपको इंग्लिश मीडियम जूम कर देता हूं ताकि आप इसका राइट आंसर दे सको। 95 का इसका करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस कर लिया है और आप यूं बजा के दे दोगे चुटकी इसका आंसर। 98 consider the following statement regarding the state human rights commission SHRC। आइए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया, यह किससे संबंधित है। तो ये जो इंटरपोल है इसने अपना नोटिस जारी किया प्यारे, ये जो नोटिस जारी करता है अब इसका संबंध किससे है इसको आपको पता होना चाहिए। देखो, आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाना तथा उन्हें बरामद करना, ये खास तौर पर जो नोटिस ये जारी करता है इसमें कई तरीके के नोटिस भी इसमें जारी किए जाते हैं, ठीक है। और ये कोई संपत्ति की बात करता है जो बरामद की जाती है उसमें ये चीजें होती हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर होता है, जैसे रेड नोटिस होता है, येलो नोटिस होता है, ब्लू नोटिस होता है, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस और पर्पल नोटिस भी इसमें आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत प्रदान किए गए नीति के निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब यहां पर 4 स्टेटमेंट है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर प्रोत्साहन करना, आर्टिकल 43 आपने पढ़ा होगा, क्लोज बी भी उसका पढ़ा होगा। वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता की दशा में लोक सहायता व काम पाने का अधिकार, आर्टिकल जो 42 आपने पढ़ा होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षण और संस्थानों के हितों को प्रोत्साहन करना, आर्टिकल 45 पढ़ा होगा और 46। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्राणियों से संगठित करना है, ये आर्टिकल भी आपने 48 का क्लोज नंबर ए पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन है 94 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें 1 और 3 आपका सही है, दूसरा इसमें गलत है, ठीक है। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा इसमें गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति को है ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। ओके, ये सब फंडामेंटल के सॉरी डीपीएसपी में सॉरी वन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे। देखो, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। उपयुक्त में से कौन से निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, गांधीवादी प्रोविजन पर आपसे पूछा प्यारे। तो यहां पर 1 और 3 गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे बोलो ना, यहां पर थोड़ी मुझसे गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफ कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 95। अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब मैं करवाऊं या आप करेंगे इस क्वेश्चन, आपको इसका राइट आंसर कमेंट्स में करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन हो गया आप, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। अनुच्छेद 14 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत केवल विधि के समक्ष क्षमता का प्रावधान है, विधियों के समान संरक्षण का नहीं। के समझ गए। उच्चतम न्यायालय के अनुसार जहां समानों और असमानों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। सही आपको बताना है। 95 नंबर का राइट आंसर आपको कमेंट्स करते हुए निकल जाना है प्यारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
96 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य, जो राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में केंद्र और राज्यों के विधायी अंग, केंद्र और राज्यों के कार्य अंग, स्थानीय प्राधिकरण, मतलब कि ये सभी इसके अंतर्गत रखे गए। क्या बीसीसीआई है? नहीं। ओके। राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन जो स्थानीय प्राधिकरण होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। वैसे आर्टिकल डीपीएस में आप पढ़ते हो 36, वो भी इसके बारे में बताता। तो तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो सही पूछा है, तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपसे अनुच्छेद 32 के बारे में पूछ रहा है और किस प्रकार की रिट है उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन जुटा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपसे लगातार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये मोस्ट है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। अब देखो परिच्छेद यहां से स्टार्ट होता है, ये एक एक करके बात करते हैं। यह न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी को जारी किया गया आदेश है जो उसे विधि द्वारा सौंपे गए सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश देता है। यह तब जारी किया जा सकता है जब कोई प्राधिकरण जिसे वह शक्ति प्रदान की गई हो अनुचित रूप से उसका प्रयोग करने से इनकार कर देता है। इसे किसी भी प्रकार के प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के कार्य, प्रशासनिक, विधायी, अर्ध न्यायिक या न्यायिक कार्य के संबंध में जारी किया जा सकता है। इसका प्रयोग सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक दायित्वों के पालन को प्रवर्तनीय बनाने के लिए किया जाता है। उपयुक्त परिच्छेद में किस प्रकार के रिट से संबंधित ये चर्चा की गई है? देखिए, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, परमादेश या फिर अधिकार प्रक्षा। तो ये जो बात की गई है, क्योंकि हम आदेश देते हैं, इसमें आदेश शब्द को ही डाला गया, तो परमादेश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में आपसे पूछा गया है एसएचआरसी के संदर्भ में। पहला, यह केवल भारतीय संविधान की राज्य सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में ही मानवाधिकारों के उल्लेख की जांच कर सकता है। क्या ये बात सही है? बताइएगा, क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात गलत है, क्योंकि यह संविधान की 7वीं अनुसूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में उल्लेखित है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, ये बात गलत है। आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, तो ये भी आपका गलत है। किसको प्रस्तुत करता है प्यारे? क्योंकि ये राज्य सरकार द्वारा अस्वीकार किया गया, इसके लिए तर्कपूर्ण उत्तर देना आवश्यक होता है। ये अपनी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखता है। कहां पर रखता है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उस पे करता है, विधान पटल पर राज्य। ठीक है, तो यहां पर सही पूछा है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा डियर, ऑप्शन नंबर डी। दोनों में से कोई भी सही नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों को एक साथ ये क्वेश्चन यहां पर दे दिए। चलिए, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़िएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। दो स्टेटमेंट है। पहला, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। स्टेटमेंट 2, इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज नॉट लिमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट? आपको देके रखें, बताना है। लोकतंत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है आपको। पहला, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। कथन है दूसरा कि लोकतंत्र में सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है, नॉट लिमिटेड। देखो ये गलत है, बल्कि क्या होती है? सीमित होती है लोकतंत्र में सरकार। ऐसा थोड़ा ही नहीं होता है कि सरकार का जो मन आए वो करना शुरू कर दे, है ना? तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो दूसरा इसमें गलत है। देखो, स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत था, पहला इसमें सही है। तो ये कह रहे हैं दोनों सही है, नहीं, दोनों सही है नहीं, तो ए नहीं है, बी नहीं है, पहला गलत नहीं, ये इसका राइट आंसर है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 100। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25-28 प्रोवाइडेड अंडर द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको बताना है, यहां पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बता दें, मैं पढ़ देता हूं।
दे कवर रिलीजियस बिलीफ, religious practice and ritual. Religious instruction can be provided in any educational institution administered by the state. Which of the following, which of the statement given above is are correct? Only one, B only two, both one and two, D neither one and not two. भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये धार्मिक विश्वासों, धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को शामिल करते हैं। दूसरा, राज्य द्वारा प्रसारित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। पूछा गया है कौन सा सही है, तो 100वें नंबर का राइट आंसर प्यारे आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है। यहां पर आपका जो टेस्ट पहला है, जो पॉलिटी को टारगेट है, कंप्लीटली हमने आपसे डिस्कस कर लिया है, चर्चा का बिंदु बना लिया है। ठीक है, यही था आपका जो टेस्ट क्रमांक आपका, ठीक है, पहला था। आपको अब क्या करना है, जरा इस चीज को समझिएगा। कुछ चीजें मैं आपको शेयर कर देता हूं आपके साथ में, ताकि आपको इस चीज का पता रहे। देखिए, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा पहली बात तो, अन्यथा आपको वीडियो प्रोवाइड मिलती रहेगी। मॉर्निंग में ये क्लास कंटिन्यू होती रहेगी आपकी। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट हमें मिले, ठीक है, पहले टेस्ट मिले फिर हम दें और मेंटरशिप से जुड़े, तो 50 रुपीज़ का पर टेस्ट आपको मिलेगा। अन्यथा आप चाहें तो विजन IAS से ही आप, सिंपल सी बात है, 15 से 16 हज़ार के ये 30 टेस्ट ले लो, ठीक है, और वहाँ पर एक वीडियो आपको मिलेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे डियर, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो को रिकॉर्ड करने में, लाइट खर्च होता है, बिजली का बिल जाता है, मेरी एनर्जी स्वयं होती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, अगर कई स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन भी कर लिया, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। आपके लिए आपको लगता है कि नहीं हमारा ऐसे ही हो जाएगा वीडियो क्लासेस देख के, तो बेस्ट ऑफ लक डियर। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। आप जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, इसका PDF टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर भी टेलीग्राम का आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और डिस्क्रिप्शन में भी है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो प्यारे दोस्तों के साथ में। देखिए शेयर भी कर दिया करो यार, आप वीडियो को तो देखते हो, लाइक नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। तो लाइक करने से, शेयर करने से अन्य तक भी वीडियो चली जाती है, तो और स्टूडेंट्स भी इसको देख लेते हैं। तो थैंक यू सो मच डियर। अब देखो, अगर इस पर रिस्पॉन्स सही आएगा, आपके कमेंट्स ठीक आएंगे और इस पर व्यूज भी ठीक ठाक आएगा, ठीक है, 10,000 से ज्यादा व्यूज आएंगे तो मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा, अन्यथा वो देखेंगे फिर क्या करना है। ओके, चलिए। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो। बेस्ट ऑफ लक, बाय।